तो मैं आपको बुक्स अभी पहले बोल देता हूँ कि कौन से बुक्स अपने पास आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, आपको लेने हैं अभी। बुक्स में सबसे पहली चीज देखो, एक तो हम अपने यहाँ से जो मॉड्यूल्स आएंगे वो अलग, वो तो आएंगे, ठीक है, मॉड्यूल्स तो करनी है, बट कुछ रेफरेंस बुक्स। तो सबसे पहला जो ये जो बुक है वो एक्चुअली बाइबल है। बाइबल मतलब अपना फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। आप जेई के लिए पढ़ो, नीट के लिए पढ़ो, नीट के लिए 50% काम में आएगा। तो जो नीट स्टूडेंट्स हैं उनको सपोज अगेन मार्क्स के हिसाब से, अब फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180 जिनको लाना है, 170 लाना है, एम्स में जाना है, ऐसा किसी का टारगेट है नीट में सपोज, तो एचसी वर्मा वो लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी एचसी वर्मा जेई मेन के लिए एंड एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एचसी वर्मा इसका वॉल्यूम 1 एंड 2 दो वॉल्यूम्स आते हैं, दोनों आप खरीद लो, ठीक है। और इसका कोई भी एडिशन चल सकता है, मतलब ऐसा 10 साल पुराना भी ले लिया तो भी चल जाएगा। कोई आपका दोस्त का होगा 10 साल 5 साल पहले, वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये वैलिड कभी का भी है, ठीक है। सेकंड जो बुक होती है वो है डीसी पांडे। हाँ, मतलब ये ऑथर का नाम है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो ऑथर है जनरली डीसी पांडे या बीएम शर्मा, ऐसे दो ऑथर्स होते हैं। बीएम शर्मा का सिंगेज है, डीसी पांडे का ये। डीसी पांडे का अभी जो रिसेंट एडिशन, एकदम नया जो एडिशन है ना, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। तो एकदम लेटेस्ट एडिशन लेना है। बट अगेन ये जो बुक है ये भी दो टाइप की है। ये जो मैंने लिखा हुआ है डीसी पांडे के अलग अलग, जैसे अपन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऐसे 5 अलग अलग बुक्स है, ठीक है। ऐसे 5 बुक्स आएंगे जिसमें एक अभी आपको लेनी है, बट इसको आप 1 मंथ के बाद लो, अभी नहीं, मतलब आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। डीसी पांडे इसका दोनों चीजें, जेई का अलग होता है, नीट का अलग होता है। बट अगेन इसका जो नीट का है वो भी थोड़ा सा अपर लेवल नीट। जेई का तो जो लोग को जेई एडवांस ज्यादा प्रिपरेशन करना होता है वो लोग ये लेते हैं, ठीक है। तीसरा मैं फिजिक्स गैलेक्सी बोलूंगा, और फिजिक्स गैलेक्सी का हम लोग लिखेंगे लेक्चर्स, वो यूट्यूब से देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स गैलेक्सी का बहुत सारा मटेरियल उन्होंने अवेलेबल यूट्यूब पे करके रखा है, ठीक है। तो आशीष अरोरा सर करके हैं, उनका जो आशीष अरोरा सर, ठीक है। एक्चुअली जब मैंने मेरा जेई पढ़ा था तो आशीष अरोरा सर, तो मैंने मैकेनिक्स और सब कुछ उनके थ्रू ही डायरेक्टली पढ़ा था। बट अभी वो काफ़ी फेमस कोटा के एंड जयपुर के टीचर है, ठीक है। तो इनका अभी नहीं देखना है, मैं जब बताऊंगा तब इनके कुछ एडवांस इलिस्ट्रेशन वगैरह देखने हैं, मैं बताऊंगा कब क्या कौन सा कहाँ से देखना है। अभी पढ़ोगे तो अभी आपको बहुत बोर लगेगा, ठीक है, इनके लेक्चर्स, बट कुछ टाइम के बाद इधर, हाँ बैग भी दे, ठीक है। फिर चौथा जो है ये है आई रोडोफ और एसएस क्रोटोफ, ठीक है। अब ये जो बुक्स है, ये बुक अगेन प्योरली जेई एडवांस के लिए है। जैसे मैंने आपको बोला कि यूरोडो एंड क्रोटो का मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है अभी डीसी पांडे में आ चुके हैं। डीसी पांडे का जो न्यू एडिशन, नया एडिशन, उसके अंदर उन्होंने आई यूरोडो के क्वेश्चंस ऑलरेडी इन्होंने इसके अंदर डाले हुए हैं। तो आई यूरोडो अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो कुछ लोग जो एडवांस ओरिएंटेड होते हैं वो लोग यूरोडो को अलग लेते हैं। एसएस क्रोटो जनरली लोग सॉल्व नहीं करते, मतलब अपने आप मैंने बहुत कम देखा है। वो सिर्फ बहुत ही एकदम स्टार बैचेस जो होते हैं कोटा एंड हैदराबाद के, जो 20-25 जो ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वही लोग इस बुक को रिफर करते हैं। क्योंकि इसके एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन आने के लिए आपको एक एक दिन जाएगा और वो भी नहीं आएगा, वैसा वाला सीन है, ठीक है। तो ये एकदम एंड में, मतलब इसने मैंने एकदम एंड में लिखा है। बस इतने ही बुक्स जनरली होते हैं। अभी आपको क्या लेनी है, अभी कौन सा बुक लेना है, बस एचसी वर्मा एंड अपना मॉड्यूल, बस इन दो चीजों को फॉलो करते रहना है, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है, जैसे टाइम जाएगा और आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से हम आपको प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे कि आप में से कितने लोग जो प्योरली एडवांस करेंगे, ठीक है। एक आप खुद बताओगे, एक हम भी बताएंगे, ठीक है। दोनों तरफ से जाएगा, ठीक है।
तो तब तक के लिए एचसी वर्मा तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है, लिख के हो गया ना। अपने को यहाँ पे मॉड्यूल्स एंड एचसी वर्मा और यहाँ पे से कुछ जो डीपीपीज मिलेंगे आपको। डीपीपीज मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये जो सब वर्ड्स है डीपीपी वगैरह सब अगेन कोटा और वहां से आए हुए वर्ड्स है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी क्या क्या किया था मैंने पिछले इसमें, क्या किया था? पॉलीगॉन वाले के हम लोग दिए थे। ओके, कोई नया, कोई नया मतलब जिसने मिस किया है पूरा स्कूल? हाँ बोला, बट तुम लोग किसी के साथ कुछ डिस्कशन वगैरह कुछ किया? वीडियो लेक्चर्स देखा था, ओके ओके। जो भी मिस करेगा वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख के आना, मतलब 2 वीडियो लेक्चर्स एटलीस्ट अभी के लिए, ठीक है। 2 वीडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, ठीक है। अभी मैंने जो क्वेश्चन बोला था कि मल्टीपल वेक्टर्स है, इफ यू आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है, द लॉ इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ। बट हम लोग जनरली अब ऐसा समझो कि हम लोग ये पॉलीगॉन लॉ, पैराग्राम और ट्रायंगल ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम लोग अभी करेंगे टेल हेड कॉन्फिगरेशन एंड कॉन्करेंट वेक्टर्स। सो इफ द वेक्टर्स, जैसे मैंने यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे शायद ना, कौन से हाँ ऐसा वाला दिया था, ठीक है। तो मैं इन जनरल क्विक, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है ए वेक्टर, लेंथ सपोज मैंने दिया 12, बी वेक्टर लेंथ दिया 10, सी वेक्टर लेंथ दिया 4 और डी वेक्टर लेंथ दिया 8 सपोज, ऐसा लेके मैं ये ऐसा है, ठीक है। अब ये चारों वेक्टर्स की क्या सेम है? टेल सेम है, ठीक है। अब बेसिकली ये ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में कैसे आएगा? मैंने बोला ये पेन है, इस पेन को मैंने सपोज यहां से खींचा कितने न्यूटन से? 12 न्यूटन। किसी ने यहां से खींचा 4 न्यूटन, ऊपर 10 नीचे 8। अब ये पेन कहां पे जाएगा? बराबर ना? तो ये पेन जाएगा कहां पे? रिजल्टेंट फोर्स, सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे, जहां पे रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर आएगा वहां पे जाएगा। तो मतलब मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं। तो अभी के लिए तो चलो ए बी सी डी, अभी F1 F2 F3 F4 नहीं है, ABCD है। रिजल्टेंट कहां पे होगा? तो अभी हम लोगों ने कैसे किया था, आपने कैसे किया था? सबको क्या करने का? शिफ्ट। तो पहले ए वेक्टर को क्या करेंगे? शिफ्ट। तो अब ये तो कॉन्करेंट है, कभी भी रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? टेल हेड। मतलब ए वेक्टर को शिफ्ट करोगे पैरेलली, वेक्टर रिमेन्स द सेम, चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद बी को शिफ्ट करेंगे पैरेलली, कितना यहां पे 10। फिर उसके बाद सी को शिफ्ट करेंगे, कितना यहां पे 4। फिर डी को शिफ्ट करेंगे। और सबको कैसे शिफ्ट किया आप देखो, कैसे किया? टेल हेड। ध्यान रखना, टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन से आपको रिजल्टेंट को ड्रॉ करने को मिलेगा। अब रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो क्या करेंगे? पहले का टेल, लास्ट वाले का हेड, ऐसा करके रिजल्टेंट को कनेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? अब कोई बोला सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे होगा? क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको। 2 ही चीजें अपने को हमेशा काम आने वाली है। पूरा थ्रू आउट लेक्चर में अपने को 2 चीजें काम में आती है। कौन सी? एक है पाइथागोरस, क्या था? लेंथ है, लेंथ भी, ये लेंथ क्या होता है? अंडर रूट ऑफ क्या? a² प्लस b²। और दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री, ये l है, ये थीटा है। तो ये लेंथ कितना होता है? l साइन थीटा और ये l कॉस थीटा। ये एकदम दिमाग में रखो, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। अभी आज भी काम में आने वाला है, पूरे थ्रू आउट फिजिक्स में 2 साल काम आने वाला है, ठीक है। अब ये 2 चीजें यहाँ पे लगाना, तो यहाँ पे इतना तो समझ में ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत तो है नहीं। ये लेंथ निकालनी है। कभी भी जो लेंथ निकलती है रिजल्टेंट वेक्टर की, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसे कर दिया तो यहाँ पे ऐसे ये 2 लेंथ आ गई ना, ये और ये। तो मुझे तो ये 10 है और ये 8 है, तो ये कितना बचा? 2।
ये 12 है और ये 4 है भाई, तो ये भी 4 है ना, तो 12 में से 4 गए तो कितना बचा भाई, ये 4 है तो ये भी, इसको भी 4 लिखेंगे, ये 4 है तो ये कितना होगा 8। अब ये 8 और 2 तो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ क्या 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। सबको समझ में आ रहा है क्या यूज किया इसमें अपन ने, पाइथागोरस। ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना, मैंने होमवर्क जो दिया था, बस वैल्यूज अलग अलग है, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन जो दिया था मैंने, ठीक है, आज जो पढ़ना है इसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन किसी का आया क्या, किसका आया सेकंड क्वेश्चन, किसने किया, ओके। मतलब किसका आया आंसर खुद से, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, सब लोग यहां पे देखो, क्वेश्चन क्या था, मतलब एक बार बताओ मुझे, ए वेक्टर का लेंथ कितना था 10, बी वेक्टर ऐसा था ना 8, उसके बाद ऐसा था कितना 4√2, एंगल कितना 45 डिग्री। अब मुझे तो ये 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, तीनों दिन का क्या सेम है टेल, तो ये क्या है रिप्रेजेंटेशन कॉन्करेंट, तो हमेशा कॉन्करेंट दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। अब मुझे तीनों 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, कैसे करोगे, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, मतलब मैं इसको यहां से शिफ्ट करूं, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया 10, फिर बी को शिफ्ट करूं, कितना हुआ यहां पे 8, फिर सी को शिफ्ट करूं ऐसे, कितना लेंथ है इसका 4√2, और ये जो एंगल है ये एंगल कितना है 45 डिग्री है, बस। अब मैंने ये ऐसा कर दिया, फिर इसको मैं रिजल्टेंट को ड्रॉ करूं, कैसे से ड्रॉ करेंगे, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड, तो इतना तो समझ में आपको कि भाई ये कैसे ड्रॉ करना है। अब कोई बोलेगा सर a प्लस बी प्लस सी नहीं, a प्लस सी प्लस बी, आंसर क्या होगा सेम, आप पहले सी को शिफ्ट करो और फिर बी को शिफ्ट करो, आप देखोगे रिजल्टेंट सेम ही आएगा। अब कुछ भी करो, कोई बोलेगा सर सी प्लस बी प्लस ए करेंगे, चलेगा, आपको जो करना है करो, हमेशा रिजल्टेंट कैसे आएगा ऐसे ही आएगा। अब पंगा के इसका रिजल्टेंट मुझे निकालना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस। अब 4-5 लोगों ने किए, बाकी लोग ट्राई मारो कैसे करोगे। ये 45 है ना, तो ये भी कितना है 45 है ना, 90 माइनस 45 है ना, देख ना ये y एक्सिस है ना, ऐसा इस एक्सिस से ये एंगल भी 45, तो एंगल भी 45 है, ये अभी देखना ये 45 हुआ तो ऐसा करके शिफ्ट करना, इधर इस एक्सिस से 45 डिग्री है भाई, समझ में आया ना, ये 45 तो ये 45, ये भी 90, ठीक है। अभी रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करो, कैसे करोगे, सबसे पहला, एक मिनट, सबसे पहला रूल क्या था, रिजल्ट को निकालने का सबसे पहला तरीका क्या है, क्या निकालना होता है, पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, अब मुझे ये पूरी लेंथ चाहिए, तो कैसे होगी, कितनी होगी लेंथ, देखो ये 4√2 है, तो एक चीज और समझ में आई आपको, ये 4√2 है, तो ये वाला जो है, ये वाला भी तो ट्रायंगल बनेगा ना ऐसे, तो ये 4√2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4√2 क्या cos 45 कितना 4, ये 4√2 sin 45 कितना 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 4, तो ये भी कितना 4, ये 8, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये 4, तो ये 10 में से 4 गया, तो ये कितना बचा 6। अब मुझे बताओ ये 6 है, ये 8 है, और ये कितना है 4, तो ये 8 + 4 कितना 12। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, इन शॉर्ट अपन ने वापस क्या यूज किया यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस का थोड़ा सा दिमाग बचपन वाला कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है। तो इसका आंसर कितना है, अंडर रूट ऑफ कितना 8 + 4 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बट अब मुझे बताओ कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस यूज करते रहोगे, मैं भी आपको एक क्वेश्चन दूंगा,
जो करते करते आपकी हालत खराब हो जाएगी। कुछ ना कुछ क्या चाहिए अपने को, एक मेथड लगेगी ना जो एकदम सिंपल हो, मतलब डायरेक्टली अपने को आंसर आ जाए। ठीक है, उसके पहले मैं जैसे क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ज्यादा नहीं 2 मिनट सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर अपन अपने मेथड पे जाएंगे। ठीक है, जस्ट एक क्वेश्चन अगेन, कौन सा टेल हेड मतलब एटलीस्ट आपको ड्रॉ करने को आ जाएगा। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ पहले, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, ये मेरा कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर कितना है 12, उसके बाद बी वेक्टर इधर शिफ्ट करो, ये कितना है 10, एंगल कितना है यहां पे 60, फिर सी वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है 4, मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो ये सी वेक्टर। अब एक्चुअली एक चीज समझो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4 और एंगल का कौन सा 60 है, ये है ना, अरे भाई ये 60 डिग्री है ना ये, तो यहां पे क्या निकालना है, ये ऐसा करके रिजल्टेंट वेक्टर। इन शॉर्ट मुझे एक बात बताओ, कोई बोलेगा सर एकदम सिंपल, तो ये और ये लेंथ निकालो, किससे निकालोगे 4 cos 64 sin 60, फिर कोई बोलेगा सर ये वाली परपेंडिकुलर करके ये और ये लेंथ निकालो, बराबर, ठीक है, तो ये आप एक 60 है, ठीक है, तो ये 60 है, तो 60 + 60 कितना हुआ 120, तो 60 कितना हुआ 120, तो ये कितना हुआ, ये 60 90 नहीं है, ठीक है, ये पहली चीज। तो आपको करना तो ऐसे ही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। अब मुझे एक बात बताओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके मुझे एक बात बताओ, जो ये सब कुछ अपन कर रहे हैं, दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस तो बचपन में किया था तुमने, उसके बाद भी 2 मिनट में तो नहीं हुआ, या टाइम लगा। बट मुझे एक बात बताओ, अब मुझे ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स के आने वाले जिसमें ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है, क्वेश्चन तो कुछ अलग रहने वाला है, इसका मैथमेटिक्स वाला पार्ट ये है, तो इसको तो विद इन 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स बाद में सॉल्व करना चाहिए, बराबर ना, बाद में आपका स्पीड बढ़ने के बाद, अभी नहीं, मैं 1-1.5 साल के बाद की बात बता रहा हूं, ये विद इन 30 सेकंड सॉल्व होना चाहिए। 30 सेकंड्स ऐसे करके सॉल्व करने के तो टाइम लगेगा, दिमाग तो लगेगा। अब तो मैंने 3 इधर चौथा वाला किया, तो मैंने एबीसीडी किया, तो क्या होगा, और ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस, तो ये तो करेंगे नहीं अपन। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अभी हम लोग टेल हेड मेथड तो यूज नहीं करेंगे, मतलब टेल हेड मतलब ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस करके तो नहीं करेंगे। तो अब इसको करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपोनेंट मेथड, ठीक है। अब ये ऐसे ही है ना, तो ये आप लोग बाद में निकालना, ठीक है, घर पे जाने के बाद। अभी हम यूज करते हैं कंपोनेंट मेथड क्या है, और कुछ उसके लिए पहले रूल्स, फ्यू रूल्स एंड कंपोनेंट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1, ये कुछ रूल हम लोग 3 रूल यूज करेंगे जो ऑलरेडी अपन ने पढ़े हुए। जैसे मैंने सपोज एक बोला, एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसकी लेंथ है 2, और वेक्टर बी है जिसकी लेंथ है 3। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों क्या दिख रहा है आपको, सेम डायरेक्शन, मतलब पैरेलल वेक्टर्स, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मैंने पूछा कि भाई रिजल्टेंट निकालो ए प्लस बी का, क्या होगा। आपने बचपन में पढ़ा है ना, एक फोर्स 2 न्यूटन से खींचा, वहां से 3 न्यूटन से खींचा, तो कितने न्यूटन से खींचा अपन ने, 2 + 3 5, एकदम लॉजिकली बचपन से करता है। बट इसी को अब ये कॉन्करेंट, मुझे बताओ इसको मुझे डिराइव करना है, तो कैसे करूंगा मैं, 2 चीजें ना, अरे मुझे तो इसका आंसर निकालना है, मुझे रिजल्टेंट का 2 मेथड थे, कौन से, एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, दूसरा शिफ्ट करके। तो शिफ्ट करके मतलब कौन सा, ये कॉन्करेंट था ना, ये कॉन्करेंट था, दूसरा कौन सा था, टेल हेड। तो शिफ्ट मतलब टेल हेड मतलब क्या, ए वेक्टर ऐसा था कितना 2, बी वेक्टर को कैसे शिफ्ट करूंगा मैं, इसके आगे कितना मैग्नीट्यूड 3, तो क्या हुआ टेल हेड। रिजल्टेंट कैसे होगा, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड, तो ये चीज क्या हो गया
रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसका लेंथ कितना हो रिजल्टेंट वेक्टर का 5। इसी को हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। बट ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये ट्रायंगल विद जीरो एरिया है, ट्रायंगल है बट विद जीरो एरिया बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग अभी टेल हेड या फिर ट्रायंगल लॉ, अपन हम लोग अभी हमेशा क्या बोलेंगे, अभी टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि पॉलीगॉन लॉ में तो ट्रायंगल नहीं बनने वाले, मल्टीपल ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल लॉ, ये भी जस्ट लिखने के लिए मैं लिख के रख रहा हूँ पैराग्राम लॉ, आपको प्रॉपर लिखो, स्पेलिंग प्रॉपर लिखो, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड क्या था, ये तो मेथड नंबर 1 था, रिजल्टेंट डायरेक्टली 5 निकल आया। सेकंड क्या था, फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई बोल सकते है इसमें थीटा कितना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 0। तो मैं जब cos 0 डालता हूं तो cos 0 कितना होता है 1 होता है ना, मतलब तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ab। इसका मतलब क्या, a प्लस बी द होल स्क्वायर, भाई बचपन में पढ़ा होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर रूट ऑफ क्या, a प्लस बी द होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा a प्लस बी। अभी ये मैग्नीट्यूड है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, आप ऐसा मॉड करके लिख सकते हो, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 क्या पता चला कि इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम, वी कैन डायरेक्टली वी आर एडिंग देम, 2 + 3 5। अब एक 4 होगा एक 7 होगा, तो क्या होगा 4 + 7 11। तो इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम, बचपन में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब ऐसे, अब एक ए वेक्टर है जो 5 है, ठीक है, और यहाँ पे बी वेक्टर है, सब लोग एक बार देखो फिर एक साथ लिखो, बी वेक्टर है 2 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे वेक्टर्स क्या दिख रहा है आपको, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट वेक्टर्स है ना, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, राइट। तो बेसिकली अब इसमें थीटा कितना है 180 डिग्री। कुछ मैथ्स में लेक्चर हुआ क्या ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक नहीं हुआ, तो उसको पाई वगैरह आपको अभी तक लिखने को आता है, पाई 2 पाई वगैरह सब नहीं, ठीक है। तो थीटा 180 डिग्री है। अब मुझे होता है यहाँ पे ये 5 है ये 2 है और थीटा 180 डिग्री है। तो पहले तो एक काम करते हैं, पहले थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अपन यहाँ से निकालते हैं, किससे, फॉर्मूला से। फॉर्मूला से क्या आएगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ कितना 180 डिग्री। कितना होता है कॉस ऑफ 180, देखो कॉस 180 का वैल्यू लिख के दिया था मैंने, कितना -1। तो इधर -1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, मतलब क्या a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो इसमें क्या आ जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब कितना होगा a माइनस बी। इसमें मॉड लिखता हूं क्योंकि a एंड b में से कोई भी, ठीक है, मतलब बिकॉज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, पढ़ा है ना, ठीक है। हाँ, अब इसको मुझे टेल हेड से करना है, तो ये तो ठीक है, ये तो हो गया कॉन्करेंट, मुझे टेल हेड से करना है। कैसे करेंगे अपन, ए को पहले ऐसे रखेंगे, ए वेक्टर कितना है 5, फिर बी को कहां पे शिफ्ट करेंगे, हाँ टेल हेड, फिर बी को ऐसे शिफ्ट करेंगे ना ऐसे, मैं मुझे तो टेल हेड, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले लिखो मत सब लिखने में, इधर देखो एक बात साथ में लिखना है बाद में। ए वेक्टर 5 है, बी वेक्टर को ऐसा शिफ्ट करेंगे तो कहाँ पे रखेंगे, इधर ही रखेगा तो वापस कॉन्करेंट हो जाएगा। इधर रख सकते क्या ऐसे, हेड और हेड, नहीं तो कहाँ पे रख सकते हैं, इधर ही रखेंगे ना, हाँ, तो मैंने बी को ऐसे रखा, कितना है 2, तो क्या हुआ टेल हेड, रिजल्टेंट कैसे दिखेगा, पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड, मतलब ये टोटल लेंथ 5, इसमें से 2 गए तो इधर कितना बचा 3। रूल क्या बना, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वी कैन डायरेक्टली सबट्रैक्ट देम, a माइनस बी, रिजल्टेंट कहां पे आया इस तरफ, और रिजल्टेंट आएगा कहां पे, जहां पे बड़ा वाला वेक्टर होगा। तो यहाँ पे बड़ा वाला वेक्टर कहां पे, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा कहां पे आएगा 5 - 3 कितना, 5 - 2 = 3। ये सेकंड रूल सिंपल था। और थर्ड रूल तो अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी,
थर्ड रूल क्या है, ये रूल्स ही यूज करना है अपने को। मैं थर्ड रूल भी यहाँ पे लिख देता हूँ, रूल 3। इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे ए वेक्टर 2 है, बी वेक्टर 3 है। नाउ इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, बताओ मुझे रिजल्टेंट क्या होगा, क्या करेंगे अपन? टेल हेड करने गए तो क्या यूज करेंगे? सीधा पाइथागोरस। इधर ही ड्रॉ करो सीधा। तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को मैं ऐसे लेके आया, ठीक है, 3। रिजल्टेंट कैसे आया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे रिजल्टेंट हो गया। अब आपको पता है रिजल्टेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ क्या, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये तो अपन ने किया ऑलरेडी, कितना अंडर रूट ऑफ कितना, 13। कोई बोलेगा सर फॉर्मूला से बताओ, तो फॉर्मूला में थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा कितना है अभी 90 डिग्री। अब फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, मॉड ऑफ आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ कितना 90। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0। तो ये 2ab इंटू 0 0, तो आंसर क्या, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला से और इसमें सेम ही है। बट अभी मुझे तो इसमें सब में फॉर्मूला की जरूरत पड़ी क्या, अपन ने सिर्फ प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया, 3 रूल समझ में आए। इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम, एंटी पैरेलल सबट्रैक्ट, एंड परपेंडिकुलर पाइथागोरस। इतना सबको समझ में आया। अब ये रूल्स और एक कंपोनेंट, इनको यूज करके हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले ये रूल्स जस्ट आप लोग एक बार लिखो। ओके, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल, अब हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग ने क्या किया था। आप पहले मुझे बताओ, चलो ये क्वेश्चन करने के पहले, ठीक है, मेरा ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, सेम कलर हो गया, इसकी लेंथ है 6 और ए वेक्टर की लेंथ है लेट्स से 10, ठीक है, और यहां पे सी वेक्टर है जिसकी लेंथ है 4। तो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, या 14, चलो, तो यहाँ पे मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। कैसे करोगे आप, क्या क्या करोगे आप इसमें, a प्लस बी प्लस सी। तो मुझे बताओ 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, मतलब ये कौन सा लॉ हो गया वैसे, पॉलीगॉन लॉ ना। इफ यू आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ है, बट ये अभी जो दिखा है वो क्या है, कॉनकरेंट वेक्टर्स, ठीक है, कॉनकरेंट वेक्टर्स है। रिजल्टेंट ड्रॉ करना है मुझे, तो एक तो भी लंबी वाली मेथड, मैं क्या करूंगा, ए को बी को शिफ्ट करूंगा, फिर सी को शिफ्ट करूंगा और फिर रिजल्टेंट निकालूंगा। अब वो सब जरूरत है क्या, नहीं। अब सीधा रूल 1 नंबर 1 2 3 यूज करेंगे। इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड और बाद में सबट्रैक्ट। तो मुझे बताओ पहले किसको ऐड करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी को ऐड करो और फिर सी से क्या करो, सबट्रैक्ट, सॉरी मतलब ये ऐड ही है, ठीक है, पर पहले a और b को ऐड करो। क्या आएगा a और b को ऐड करके 16, और फिर 16 एंड c ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं। तो आंसर कितना आएगा, 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 4 2। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, किसी ने बोला सर रिजल्टेंट को ड्रॉ करो, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, ए और बी के तरफ। बचपन वाला सीन, फोर्सेस ज्यादा है तो मतलब यहाँ पे जहां पे वेक्टर्स बड़े होंगे वहां पे होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे आएगा कितना, 2। इसमें कुछ भी अपने को जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, ठीक है। अब सेम लॉजिक हम यूज करेंगे अपना ये क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट दिया था, ए वेक्टर 10 है, बी वेक्टर 8 है, सी वेक्टर सपोज 3 है और डी वेक्टर कुछ 14 है। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल, यहां पे देखो सब लोग, सारे वेक्टर परपेंडिकुलर। अब हमने कैसे सॉल्व किया था उसको, इसको सॉल्व कैसे किया था, अभी कोई लिखो मत, पहले सिर्फ देखना है। पहले सॉल्व कैसे किया था अपन ने, बी को शिफ्ट, सी को शिफ्ट, फिर डी को शिफ्ट करके रिजल्टेंट को ड्रॉ किया था,
इतना सब शिफ्ट वेयर करने में टाइम गया, क्यों करना है, कुछ नहीं करना है। अब मुझे होता है इस केस में सबसे इजी कौन से वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं, ए और सी सबसे इजीली हो सकते हैं, और फिर बी और डी, और मैं कोई भी ऑर्डर में लिखूं चलेगा ना, ए प्लस सी, इधर प्लस क्या होगा, बी प्लस डी, मतलब मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करना है, तो यही होता है ना मेरे रिजल्टेंट। अब मुझे तो ए प्लस सी को मैं ऐड करूंगा, तो सबसे पहले ए और सी को ऐड करूंगा, कितना बचा, 7, कहां पे बचा, इधर ना, और बी और डी को ऐड करूंगा तो कहां पे बचा, 6 कहां पे बचा, नीचे, तो 6 नीचे बचा। ये सबको समझ में आया। अब ये 7 और 6, मतलब ये वेक्टर को मैं, चलो एक अभी के लिए मैं नाम दे देता हूं ई वेक्टर, और इसको मैं देता हूं क्या, एफ वेक्टर, मतलब कुछ भी नाम देता हूं मैं। ये ए प्लस सी को क्या हो गया, ई, ये सब आप बाद में इतना सब नाम वगैरह नहीं देंगे। तो अब मुझे बताओ, मैंने 4 वेक्टर्स को कंबाइन किस में किया, 2 वेक्टर्स, और मुझे तो अब मुझे ई और एफ को ऐड करना है। आई दोनों चीज क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या था, पाइथागोरस। कैसे करोगे पाइथागोरस, इतना तो पक्का है रिजल्ट वेक्टर कहां पे होगा, बीच में, बट वो ड्रॉ करने का तरीका क्या है, हमेशा शिफ्ट, टेल हेड टेल हेड। हमें ना रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए हमेशा क्या लगना पड़ेगा, शिफ्ट करके करना ही पड़ेगा। तो मैं एफ को शिफ्ट करूंगा, तो यहां पे मैं शिफ्ट करूंगा, कितना, ये 6 हो गया, तो 7 और 6, तो बताओ यहां पे जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ क्या, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, कितना, अंडर रूट ऑफ 85। मुझे बताओ एक चीज समझ में आया सब, आपने क्या यूज किया, रूल नंबर 1, 2 एंड 3, देखा कि कौन से वेक्टर सबसे इजीली ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और डायरेक्ट पाइथागोरस। तो सिंपल, यहां पे अपन 3 चीज करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड पाइथागोरस। इससे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पाइथागोरस के साथ और एक चीज ऐड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा, बस वही कंपोनेंट मेथड है। इन चारों को दिमाग में रखने का आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसका आंसर कितना है, अंडर रूट ऑफ क्या हो, 85, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। किसी ने बोला सर अल्फा कितना है, तो आप tan अल्फा कितना करोगे इसमें, मतलब ये वाला अल्फा विथ एक्स एक्सिस बोला है, तो 6/7, तो यहाँ पे tan अल्फा 6/7, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सिर्फ ये जो क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन किया था पहले, बराबर ने क्वेश्चन किया था ना। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन लिखो, आप देखो 10, 8, 3 एंड 14, ये क्वेश्चन लिखो, और ये रिजल्टेंट इधर मत देखो, आप खुद करो जस्ट। और ये क्यों है, क्योंकि जब आप रिफर करोगे रिवीजन के लिए तो याद आ जाएगा, तो रिवीजन करोगे तो कुछ याद नहीं आएगा। अभी आपने सब कुछ ABCD लिखा, फिर ये खुद कॉपी मत करो, फिर ये डायरेक्टली खुद से लिखो, 10 - 3 7, 14 - 8 6, और फिर ऐसा करके, ठीक है। अब एक चीज समझो, ठीक है। अभी हम लोग ने वेक्टर्स को ऐड करने, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे वेक्टर्स को ऐड करते, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, एंटी पैरेलल, पाइथागोरस वाला, ठीक है। बट अभी मेन क्या होता है कि कोई अदर एंगल है, तो एंगल से क्या करना है, तो इसको हम लोग पढ़ते कंपोनेंट्स, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या होता है वो समझो, कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट जनरली एक्स, वाई एंड जेड, ऐसे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। अभी जेड कंपोनेंट वगैरह अभी तक 3 डायमेंशन में हम लोग गए नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 3 डायमेंशन में जाएंगे। अभी एक्स, वाई, जेड, अभी एक्स वाई कंपोनेंट क्या होता है, वाई जेड कंपोनेंट क्या होता है, वो बताता हूँ मैं। अब कंपोनेंट्स मतलब क्या, कोई भी एक वेक्टर है, लेट्स से ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, मुझे तो ये वेक्टर कितने वेक्टर से बन सकता है, इट इज रिजल्टेंट ऑफ हाउ मेनी वेक्टर्स और हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स, इनफाइनाइट ना। तुम बोलोगे भाई ए वेक्टर से 2 वेक्टर से भी बन सकता है, कोई बोला सर ये 3 वेक्टर या 4 वेक्टर या 5 वेक्टर ऐसे भी बन सकता है। तो ये जो वेक्टर है, जैसे सपोज मैंने ये A1 A2 बोला, ये फिर क्या हो गया, सम भाई A1 A2 A3 A4, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे जो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स को ही, हाँ, इन वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। मतलब ये वेक्टर का ये सारे के सारे क्या है, कंपोनेंट्स। मतलब कोई भी वेक्टर
सपोज ये वेक्टर जो सपोज मैंने बोला 1 2 और 3, ये 3 वेक्टर से बना है, मतलब दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस 3 वेक्टर्स। तो ये तो क्या हो गया रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट के ये सारे क्या हो गए कंपोनेंट्स। ठीक है, सो अ वेक्टर कैन हैव कितना कंपोनेंट्स? हाँ, तो मैं जस्ट लिखता हूं स्टेटमेंट, वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे अभी नहीं सब एक साथ लिखो। अभी देखो एक अपन रूल बनाते हैं, सब लोग यहाँ पे सुनो। पहले कुछ लिखोगे नहीं, क्योंकि ये तो हैबिट है, अभी ये तो सिंपल चीज चल रही है इसीलिए। और थोड़ा डेप्थ में अपन जाएंगे तो पूरा कभी भी देखने का, सुनने का और अपने वर्ड्स में लिखने का। यहाँ पे कहीं भी मैं कोई डेफिनेशन लिखवा दे, आपको जिस तरीके से आप जब रिवाइज करोगे 1 महीने के बाद, तो आपको जिस तरीके से रिवीजन के लिए हेल्प होगा उस तरीके से लिखो। आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आपके वर्ड्स में लिखना आपको। ठीक है, तो वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। अब यहां पे सब लोग सुनो, कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जैसे एक वेक्टर दिया है, तो सबसे पहले तो कोई वेक्टर दिया तो पहले एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। सपोज मैंने एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, जिसकी लेंथ है 10 और ये एंगल है 60 डिग्री। अब मुझे बताओ ये जो वेक्टर है, क्या ये वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस में है? नहीं है। बट मुझे बताओ, मुझे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, मुझे एक्स एंड वाई एक्सिस, मुझे ए वेक्टर को 2 वेक्टर से मुझे ऐड करवाना है, जो एक तो एक्स के अलोंग होना चाहिए, एक वाई के अलोंग होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग? कोई बोलेगा सर एक ऐसा और एक ऐसा ना, मतलब क्या किया आपने? मुझे एक्स के ऊपर क्या होगा, तो आपने क्या किया, इधर से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और फिर इधर तक ये जो था, ये कौन सा वेक्टर था? ए एक्स वेक्टर हुआ ना ये तो, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट। जो एक्स वेक्टर लिखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट। अब मुझे तो वाई कंपोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप इधर करना पड़ेगा। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करूं तो इधर तक आया, तो ये जो हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट। और अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा है वैसे? पैरोग्राम, कॉन्करेंट है ना, कॉन्करेंट है। हाँ, मतलब मुझे इसमें सपोज ऐसा लिखना होता, ए वाई इधर लिखता मैं, ए एक्स प्लस ए वाई, तो कौन सा बनता? टेल हेड ट्रायंगल लॉ। तो बेसिकली दोनों चीजें क्या है, सेम है, आपको समझ में। अब मुझे तो ये 10 है, तो ये एक्स जो कंपोनेंट है उसकी लेंथ कितनी होगी? कितनी, कैसे निकालोगे? 10 cos 60, मतलब क्या, बाजू वाला क्या होता है, cos, L cos थीटा, L आता है ना। तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा, 10 क्या, cos 60, और 10 cos 60 कितना होता है, 5। ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली 10 क्या, sin 60 कितना, 5√3। तो अभी एक रूल बनाओ कि कोई भी वेक्टर ऐसे अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में होगा, तो एंगल के बाजू वाला इज कॉस, उसके बाजू वाला साइन, जो दूसरा होगा वो साइन। ठीक है, एक क्विकली मैं सिर्फ 2 चीजें जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये 12 है, और यहाँ पे एंगल मैंने 30 डिग्री लिखा। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कैसे दिखेगा, डायरेक्शन कौन सा दिखेगा, सॉरी इसका एक्स कंपोनेंट कैसे दिखेगा? कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप, ऊपर से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये ना इस तरफ ना, कौन सा वेक्टर, बी एक्स वेक्टर। और वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर ड्रॉप कहाँ से करेंगे, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप वाई पे, और एरो कहाँ से, नीचे से ऊपर। क्यों? क्योंकि आप देखोगे बी एक्स प्लस बी वाई, टेल हेड, तो ये रिजल्टेंट ऐसा आएगा। हाँ, एक्स कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, एक्स कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, ये कितना है, 12 क्या, cos 30 कितना, 6√3, और y कंपोनेंट का 12 sin 30 कितना हुआ, 6। तो आपको समझ में हाउ टू गेट x एंड y कंपोनेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये कंपोनेंट्स करके लिखना है, और इन 2 के कंपोनेंट्स को आपको निकालना है। ठीक है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे ड्रॉ करके जा रहा हूँ। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। ठीक है, तो ए बी सी के सबके मुझे एक्स एंड वाई कंपोनेंट ड्रॉ करके दिखा देना है।
और उनकी वैल्यू की ax कितना होगा और ay का कितना है, ठीक है। ये हो जाएगा tan√2 एंगल 45 डिग्री, ये हो गया 10, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री और ये 8 है। तो मुझे हर एक के x एंड y कंपोनेंट लिख के पहले ही लिखो पूरा कंपोनेंट्स x y z, और फिर इनके सबके कंपोनेंट्स मुझे लिख के यहाँ पे, ओके। आया आपका सबका, ये सब कुछ आपने लिखा क्या? तो मुझे तो पहले a वेक्टर का क्या होगा, ax एंड ay। हाँ, ये कितना हो जाएगा, ये ax और ये क्या ay। ax कितना होगा 45, मतलब क्या tan√2 क्या cos 45, और ये tan√2 sin 45, मतलब एंगल के बाजू वाला हमेशा क्या लेना होता है, cos। क्यों लेना है, क्योंकि आपको पता है ना l sin थीटा l cos थीटा, ठीक है। तो tan√2 cos 45 मतलब कितना हुआ यहाँ पे 10, ये भी कितना हुआ 10, दोनों का 10 है। b वेक्टर का क्या हुआ, हाँ, ये कितना है 10, ये और ये। अब इसमें देखो एंगल 30 इधर है, तो cos कौन सा होगा, y वाला cos होगा। कुछ लोगों ने 30 है तो इधर 60 लिखा होगा और फिर किया होगा, बट वो सब करने की जरूरत नहीं भाई, 30 है ना, एंगल के बाजू वाला क्या cos, क्योंकि ट्रायंगल ऐसे बनेगा ना इसमें, तो l cos थीटा l sin थीटा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज क्या हो जाएगा 10 क्या cos 30, और ये चीज क्या हो जाएगी 10 sin 30। 10 sin 30 कितना होता है 5, और 10 cos 30 5√3। ये सबको समझ में आ रहा है क्यों ऐसे हुआ, ये cos और ये sin। अब रूल ही बनाओ ना, एंगल के बाजू वाला हमेशा क्या cos और उधर वाला sin। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये l होता है तो थीटा l cos थीटा होता है, l sin थीटा होता है। ये इसका रीजन है। ये तो कोई बाद में तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे रटने, मतलब दिमाग में रखने वाले हैं। बहुत सारे लोग फोर्सेस का कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट्स, ये सब कुछ वर्ड्स हम लोग 11 12 में यूज करते रहेंगे, बट ध्यान में रखना अपन जो यूज करेंगे कंपोनेंट्स, तो थीटा के बाजू वाला वो cos थीटा क्यों होता था, क्योंकि l cos थीटा l sin थीटा होता है, तो वो बेस है ना, ठीक है। रटना नहीं है, मतलब चीजों को डायरेक्ट आपके क्लिक होना चाहिए, उसके वजह से ये हुआ है, ठीक है। ये दिमाग में रखो कभी भी, समझ में आया? और सी वेक्टर, सी वेक्टर का कौन सा है, सिर्फ एक्स ही है, सी एक्स ही है, तो सी वाई कितना है इसका 0। तो जो वेक्टर सपोज अलोंग एक्स होता है उसका वाई कंपोनेंट कितना होता है 0, और जो अलोंग वाई होता है उसका एक्स कंपोनेंट 0। ये भी एक चीज जस्ट नोट डाउन करके रखो, इफ द वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस देन द वाई कंपोनेंट इज 0, इफ द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस द एक्स कंपोनेंट इज 0। और दोनों का क्या, कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे 0 है बताओ, सबका कौन सा कंपोनेंट 0 है, जेड कंपोनेंट ना, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस अभी दिखा ही नहीं है मैंने, बट जेड कंपोनेंट दोनों का क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहां पे मैं दो वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। अब यहां पे आ गया कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट्स जो आया यहाँ पे दो वर्ड में यूज करके रखता हूं, जहां पे अपने कंपोनेंट्स करके लिखा है ना, वहां पे ऐसे एक्स वाई जेड कंपोनेंट तो आपने लिखा होगा, वहां पे ऐसे दो वर्ड्स लिखने का, टू गेट एक्स एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है। ये दो कंपोनेंट होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है प्रोजेक्शन और दूसरा वर्ड होता है रिजोल्यूशन। क्या वर्ड बोला मैंने, प्रोजेक्शन एंड रिजोल्यूशन। ये वर्ड्स क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको पता आपने ए वेक्टर, मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए था, तो क्या किया आपने, यहां से क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और फिर ये ड्रॉ किया, बराबर। तो ये ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इफ आई टेक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस आई विल गेट एक्स कंपोनेंट, इफ आई टेक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस आई विल गेट वाई कंपोनेंट। प्रोजेक्शन निकालना मतलब क्या, उस वेक्टर से सीधा क्या ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो ये ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर इज कॉल्ड प्रोजेक्शन बेसिकली। तो आपको चाहिए तो सेंटेंस लिख के रखो, to get x component we need to project vector a on x axis, or if I take the projection of vector a, if we take the projection of vector a on x axis we will get x component, ठीक है। और सेम रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन का कैसे बोलते हैं, मतलब कभी कभी प्रोजेक्शन वर्ड यूज होगा, कभी कभी रिजोल्यूशन वर्ड यूज होगा। रिजॉल्व करना ऐसा बोलेंगे हम, रिजोल्यूशन मतलब वो रिजोल्यूशन नहीं,
जो आप साल का रिजोल्यूशन देखते हो वो वाला नहीं। रिजॉल्व करना मतलब क्या, वेक्टर ए देखो पहले आपने वो प्रोजेक्शन वाला सेंटेंस लिख दिया, हाँ कौन सा प्रोजेक्शन वाला सेंटेंस में वापस रिपीट करता हूं। इफ वी टेक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, if we take projection of vector A on x-axis, if we take projection of vector A on x-axis, we will get x component. Or similarly y or z, if we take projection of vector along y-axis, we will get y component. z कंपोनेंट, बट अभी सिमिलरली फॉर y एंड z ऐसा करके आप लिख दो। मतलब वो सेंटेंस पढ़ के आपको याद आना चाहिए कि क्या हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्शन की जगह दूसरा वर्ड यूज करेंगे, कौन सा, रिजोल्यूशन। बाकी सब कुछ सेम। कैसा होता है, इफ आई रिजोल्व वेक्टर ए, if we resolve vector a along x axis, we will get x component. If we resolve vector a along y axis, प्रोजेक्शन ऑन होता है और ए वेक्टर अलोंग, रिजोल्यूशन अलोंग होता है, ठीक है। सो वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, तो रिजोल्यूशन और प्रोजेक्शन दोनों वर्ड्स क्या है, सेम। तो ऐसा मतलब वो जब वो आएगा ऐसा सेंटेंस लिख के आएगा तो समझ जाना कि रिजोल्यूशन मतलब यही है, कॉस थीटा है साइन थीटा, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे थी, ऐसे करेंगे तो ये डायरेक्शन क्यों आई, क्योंकि ये वेक्टर के लिए ये और ये ऐसा होना चाहिए ना, तो डायरेक्शन ये आएगा और फिर ये आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ना, इसमें ऐसा था तो ये और ये, क्यों, क्योंकि ये प्लस ये मुझे ये मिलेगा टेल हेड से। सबको समझ में आया। अब हम इसको यूज करेंगे, हाँ बोलो कौन सा, प्रोजेक्शन क्या होता है, मतलब ये समझ में आया जो भी किया अभी, हाँ। सो बेसिकली अब मुझे होता है ए वेक्टर इज 10, ठीक है। नाउ इफ यू नीड ए एक्स वेक्टर, दिस वेक्टर, क्या करती थी तू, यू आर ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस। नाउ दिस ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। सो बेसिकली हम लोग ऐसा बोलते हैं, इफ आई टेक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इफ वी टेक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, वी विल गेट एक्स कंपोनेंट। इफ वी टेक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, वी विल गेट वाई कंपोनेंट, ठीक है। मतलब ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, उसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। एंड देन रिजोल्यूशन का भी क्या था, इफ आई टेक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए, इफ आई रिजॉल्व वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, आई विल गेट एक्स कंपोनेंट। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब रिजोल्यूशन एंड प्रोजेक्शन मतलब ये मिलता है, बस खत्म। अपने कुछ लिखना विखना नहीं है, डेफिनेशंस समझना है, ठीक है। बट ये आप क्यों लिख के रखोगे, जस्ट फॉर योर रिविजन। भाई एक महीने के बाद आप उठाओगे ना, और एक महीना बिल्कुल स्केलर वेक्टर मत पढ़ो, अभी सब कुछ आता होगा ना, एक महीना कुछ भी मत करो, सब भूल जाओगे। उसको मेमोरी प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। उसमें कोई लॉजिक का काम नहीं है, वो मेमोरी का काम है। और ध्यान में रखना, कुछ लोग होंगे जिनकी लॉजिक बहुत अच्छा होगा बट मेमोरी बहुत घटिया होगी, अरे याद नहीं रहता होगा, ठीक है। तो वो मेमोरी वाला भी प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग एकदम ऐसा प्रेजेंट में, जैसे आज आपने पढ़ा, आपको हर एक चीज क्लिक हो रहा है, फटाफट सब कुछ हो रहा है, वही 5 दिन टच मत करो। जितना स्पीड आज का था, 5 दिन के बाद वो स्पीड क्या हो जाएगा, खत्म, आधे से भी कम, मतलब वो चमकेगा ही नहीं, अरे क्या था, क्या पढ़ाया था, याद ही नहीं आ रहा है, फिर रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर एक टाइप के अलग अलग लोग होते हैं, मेमोरी वाले अच्छे मेमोरी वाले लोग भी होंगे, अच्छे लॉजिक वाले लोग भी होंगे, अच्छे लैंग्वेज वाले लोग भी होंगे। कुछ लोग का लैंग्वेज ग्रास्पिंग ही नहीं रहता, लैंग्वेज ग्रास्पिंग होता है ना। कुछ लोग का स्पीच मतलब सब कुछ सही रहेगा बट बोलने को नहीं आता, अच्छे से रिप्रेजेंट करने को नहीं आता। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है। अपने को यहाँ पे लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है नहीं आती, कुछ आता है, स्पीच कितना है आपका, अभी काम नहीं आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। वो 12 के बाद आप कितना अच्छा बोलते हो, कितना उल्लू बना सकते हो लोगों को, काम है ना भाई, वो काम की चीज है, ठीक है। वो सब बाद में, ठीक है। चलो अब बोलेंगे सर इसका काम क्या है, अभी जो अपन ने पढ़ा उसका काम क्या है, सब लोग सुनो, इसका काम क्या है, ठीक है। मुझे बताओ,
मुझे तीन वेक्टर्स को ऐड करना है और मुझे 4 वेक्टर्स को ऐड करना है, कौन सा डिफिकल्ट होगा? एडिंग 3 वेक्टर्स और 4 वेक्टर्स? देखा जाए तो लॉजिकली 4 वेक्टर्स ना, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 4 वेक्टर्स ऐड करना बहुत ही इजी है। कब इजी होगा 4 वेक्टर्स को ऐड करना? जब एक पैरेलल एंटी पैरेलल होंगे ना, पैरेलल एंटी पैरेलल परपेंडिकुलर हो गए। वही 3 वेक्टर्स कब डिफिकल्ट होगा? सब अलग अलग कुछ एंगल में, तो डिफिकल्ट हो गया। तो अब यहाँ पे देखो एकदम सिंपल, जो अपन ने होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था, होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या दिया था? मुझे वैल्यूज बताओ जरा एक बार। ए वेक्टर की लेंथ क्या था? ये कितना था? 10। बी वेक्टर 8 और ये वेक्टर कितना था? 4√2। सी वेक्टर, इसकी वैल्यू, इसका ए बी सी कितना आया था? अभी सॉल्व किया था ना अपन ने, ए बी और सी करके, आई थिंक √180 आया था। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था अपन ने? शिफ्ट वगैरह करके। मुझे बताओ इसमें हम लोग को एकदम इसको इजीली करना है, एकदम इजीली करना है। ठीक है, तो कौन धोखा दे रहा है इसमें? सी, क्योंकि सी बीच में है कहीं तो। ठीक है, तो अभी वी आर एडिंग कितने वेक्टर्स? ए प्लस क्या? बी प्लस सी। 3 वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं। सपोज मैंने कुछ जुगाड़ किया और सी वेक्टर को क्या किया मैंने? सी वेक्टर का क्या किया मैंने? 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। मतलब मैंने सी को क्या लिखा है यहां पे? अभी सी एक्स प्लस सी वाई किया। मतलब अभी मैं कितने वेक्टर्स को ऐड करने वाला हूँ? ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी वाई। बट ऐसा हो सकता है कि एडिंग 4 वेक्टर्स इज इजियर देन एडिंग 3 वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि मैं सी को सपोज 2 वेक्टर में रिजॉल्व करता हूं, तो मैं यहां पे करता हूं, यहां पे देखो, सपोज ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो अब मुझे बताओ सी वेक्टर को मैंने 2 इसमें रिजॉल्व किया। कैसा? ये वाला क्या था बताओ? ये वाला क्या आएगा? सी वाई और ये सी एक्स। अब एरो ऐसे, क्यों ऐसे वो तो समझ में आ गया। अब ये 4√2 45 डिग्री है, तो एंगल के बाजू वाला क्या होता है? कॉस। एंगल के उधर वाला साइन। तो ये वाला कितना हुआ? 4√2 cos 45 और ये भी 4√2 sin 45. So I am resolving vector C along x and y axis to get x and y component. बराबर? तो C√2 sin 45 कितना हुआ? 4। ये भी कितना हुआ? 4। अब मुझे बताओ कौन सा वेक्टर जल्दी ऐड होगा? देखो A, अभी यहां पे देखो A और CX, तो A और CX को मैं क्या करूंगा? ऐड। फिर B और CY दोनों को ऐड करूंगा। तो A और CX को मैं ऐड करूंगा। ये तो अपन ने भी जस्ट अभी किया था। तो A और CX कितना होगा? 10 - 4 कितना? 6। और ये 8 और 4 दोनों क्या है? दोनों पैरेलल है, तो कितना हुआ वो? 12। तो पैरेलल वेक्टर्स को क्या करते हम? ऐड। तो ये चीज कितना हो गया? 12। बराबर ना? अब 6 और 12 दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस। तो आइदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या पाइथागोरस। और कंपोनेंट्स के लिए क्या यूज किया? L cos थीटा, L sin थीटा। बस इन चारों को दिमाग में रखोगे तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये 6 है, ये 12 है, तो रिजल्टेंट कितना हुआ यहाँ पे? तो रिजल्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिजल्टेंट ये हुआ। कैसे करोगे आप? 6 या 12 को यहाँ पे क्या करो? शिफ्ट। तो ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। कितना हुआ? √ कितना? 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। आंसर कितना? √ कितना? 180। बस। तो आपने ये क्वेश्चन को किसमें सॉल्व किया? डायग्राम में सॉल्व किया। कुछ भी ऐसे शिफ्ट और ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी क्या? एक्चुअली उस डायग्राम में भी ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस ही लगा, बट थोड़ा सा क्या लगा था? दिमाग। यहाँ पे क्या लगा? स्टेप्स अपने को पता होना चाहिए। जो अंदर ही है कहीं तो एक्स एंड वाई का, उसका क्या निकालने का? कंपोनेंट्स। और फिर सीधा पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड पाइथागोरस, उन तीनों को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबको क्लियर हुआ? तो ये एक काम करो आप पहले, ये 10, 8 और 4√2, ये मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आप, क्योंकि ऑलरेडी किया है ना। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, मतलब आप सब लोग करोगे। ठीक है, करो इसको। आप लोग को जो हॉलीडेज है वो कब से है? 18 में ना? ओके, क्योंकि अभी आपका ना सेल्फ स्टडी अभी तक अपने को स्टार्ट नहीं किया है, बराबर, बट अभी सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट करना है आपको और धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले 2 आवर्स का, फिर 2 घंटा बैठना है एक जगह पे, फिर
आपको और एक हम लोग ऐप देंगे जिसमें आपकी सेल्फ स्टडी भी ट्रैक होगी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हम ऐसा नहीं बोल रहे 5 घंटा बैठो, पर 2 घंटा तो एटलीस्ट बैठोगे, ठीक है। कितने लोगों के पास सबके पास एंड्रॉइड है क्या यहाँ पे, या एप्पल भी है? एप्पल कितने लोगों के पास है? ओके, उनका सेल्फ स्टडी ट्रैकर थोड़ा सा बाद में होगा। एंड्रॉइड घर पे तो होगा ही ना किसी न किसी का, मम्मी वगैरह यूज़ करते होगी कोई ना कोई, तो फिर ठीक है। ओके, ये 10, 6 और ये क्या, इसका आंसर कितना है? रूट क्या? अब मुझे तो इसमें धोखा कौन दे रहा है वापस? सी। तो सी धोखा दे रहा है, तो सी धोखा दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे पहले इसको, ये देखो सबसे पहले तो एक्स एंड वाई एक्सिस बनाओ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। फिर ये सी वेक्टर है, फिर रिजल्टेंट को अपन ने क्या किया यहाँ पे, ये एक और ये एक। कैसे करेंगे? 5√2 45 डिग्री, तो क्या 5√2 cos 45, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन या प्रोजेक्शन। ये हो गया मेरा सी एक्स वेक्टर, मतलब एक्स कंपोनेंट। ये हो गया मेरा वाई कंपोनेंट, 5√2 sin 45। अब ध्यान में रखना, मैं cos 45 sin 45 अभी लिख रहा हूँ क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में घुसे, बाद में डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो आप। तो एंगल के बाजू वाला cos, एंगल के उधर वाला sin। 5√2 cos 45 कितना हुआ? 5। 5√2 sin 45 कितना हुआ? 5। अब ये 10 है और ये 5 है, तो कितना बचा? 5। तो यहाँ पे 5 बचा। ये 6 है और ये 5 है, तो इधर कितना बचा? 1। तो किनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है? जो पैरेलल एंटी पैरेलल है, क्योंकि आपको पता है। सो बेसिकली हाउ मेनी वेक्टर्स आई एम एडिंग? बेसिकली नो, मतलब ए बी सी में, ए बी सी में सी एक्स एंड सी वाई करके हाउ मेनी वेक्टर्स आई एम एडिंग? 4 वेक्टर्स। एंड 4 के अपन ने फिर कितने बनाए? 2। और फिर 2 का क्या बनाया? 1, क्योंकि फाइनली वी नीड 1 रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो 5 एंड 1 ये 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? 1 को क्या करेंगे अपन? ऐसे शिफ्ट, और ये हो गया मेरा कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? √5² + 1² विच इज √26। और कोई बोला सर ये एंगल कितना है विथ एक्स एक्सिस? तो tan अल्फा कितना होगा? 1/5। tan अल्फा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो 1/5। तो अल्फा, tan अल्फा 1/5, तो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 1/5। क्लियर है सबको? आपको इतना समझ में है कि क्यों कंपोनेंट्स पढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस वो वाला टेल कुछ काम का नहीं है, और बहुत ही चीजें एकदम क्या हो जाएगी? फास्ट। रूल्स कौन से लगाए अपन ने? पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड पाइथागोरस, और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री, कॉस एंड साइन कंपोनेंट्स बेसिकली, ठीक है। अब इसको यूज करके फटाफट आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, सब लोग सॉल्व करोगे। हाँ, ये ए और बी तो 90, इसीलिए अब ए और बी भी 90 नहीं तो क्या लेना पड़ेगा उनका? अब वही दे रहा हूं मैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन देखो। ओके, सबसे पहली चीज यहां पे किसके कंपोनेंट्स निकालेंगे हम लोग? बी और सी के, क्योंकि बी और सी दोनों एक्स एंड वाई के इसमें, राइट। तो बी का कंपोनेंट क्या होगा? ये और ये कितना हुआ? ये 10 cos 60 कितना हुआ? 5। 10 sin 60 कितना? 5√3। भाई सबने ये लिखा, ये सही है। कैसे करोगे? 10 cos 60, 10 sin 60। उसके बाद C का कंपोनेंट 5√2 a45, तो ये क्या हो जाएगा? CX कितना हो जाएगा? 5√2 cos 45 कितना? 5। C√2 sin 45 कितना? 5। So in short, how many vectors we are adding? एक्चुअली में आप देखोगे नहीं, ये bx + by और यहाँ पे क्या? cx + cy। सो एक्चुअल में b और c की जगह पे हम लोग कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं? वी आर एडिंग 6 वेक्टर, 6 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। 6 वेक्टर्स को ऐड कर, अब मुझे बताओ, देखो एक बार बी और सी का काम हट गया तो ऐसा निकाल सकते हैं अब इनको। मतलब अभी सारे वेक्टर्स क्या दिखे? पैरेलल
एंटी पैरेलल, तो पहले पैरेलल एंटी पैरेलल मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन और फिर क्या पाइथागोरस। बस ये स्टेप समझ में आया ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये 8 है, ये 5 है और ये 5 है, तो क्या होगा 5 और 5 0 क्या करेगा, मतलब 8 + 5 -5, तो आंसर कितना आया 8। तो यहाँ पे तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ, मैं डायग्राम बनाना तो 8 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये अभी 5√3 ऊपर 5√3 नीचे, तो ऊपर क्या है 5, तो 5√3 में 5√3 क्या हो गया कैंसल। अरे भाई 5 + 5√3 - 5√3 ना, 5 + 5√3 - 5√3, तो 5√3 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा कितना 5, तो इधर 8 बचा इधर 5 बचा, तो रिजल्टेंट कितना आएगा √, कितना 8² + 5², कितना हुआ यहाँ पे, हाँ रूट। भाई सबको समझ में है। और किसने बोला सर tan अल्फा कितना है, तो कितना है tan अल्फा यहाँ पे 5/8, सपोज ये वाला अल्फा चाहिए तो आपको इसी इसमें ये ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसी इसमें वो खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसके अपने ऐसा करके रखा, सबको समझ में है। आपको मुझे तो प्रोसेस समझ में कि हाउ टू ऐड वेक्टर्स। नाउ यू कैन ऐड एक्चुअली, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो चुका है, यू कैन ऐड कितने भी वेक्टर्स दिख गया अभी यहाँ पे, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं भी एक क्वेश्चन दूंगा, मुझे बताओ इस वेक्टर को आपको ऐड करना है, एक मिनट, ये सबने लिखा, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है अब तक नहीं है। चलो एक वेक्टर, एक पहले क्वेश्चन पहले आपको देता हूं मैं, हाँ वैसे ही क्वेश्चंस में से स्टैंडर्ड एंगल्स के पूछते हैं ना, स्टैंडर्ड एंगल्स ही होंगे, नहीं कभी भी स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब 28 डिग्री ऐसे बोल रहे, हाँ सिर्फ 30 45 बस वैसे ही होता है, क्योंकि जेई और नीट अपना पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है। हाँ जो मतलब जो जैसे IGCSE A लेवल्स होता है वो सब 28 डिग्री, क्योंकि उनको कैलकुलेटर दिया जाता है, यहाँ पे कोई कैलकुलेटर है ही नहीं, तो अपने को स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं पूछेंगे, कैलकुलेशन के ऊपर है ही नहीं। अपना मैंने क्या बोला, जेई नीट किसके ऊपर है, स्ट्राइक, कि आपको स्ट्राइक होना चाहिए और कोई कॉन्सेप्ट अपने यूज करके उसका अप्लाई करके आंसर आना चाहिए, बस इसी के ऊपर होगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। अगेन आप वो अलग अलग मेथड से कर सकते हो, आपको जो मेथड सही लगता है, ठीक है। पहले तो कंपोनेंट से करना है, फिर कोई होगा कोई दूसरे मेथड से करके बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। ए वेक्टर की लेंथ 10 है, बी वेक्टर की लेंथ 10 है और सी वेक्टर की लेंथ 10 है, हाँ सब 10 है। ये एंगल 120 डिग्री है और यहाँ पे ये एंगल भी 120 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हुआ 120 हुआ। इसको पहले आप लोग कंपोनेंट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा यहाँ पे, हाँ बट प्रूव करो, मतलब कंपोनेंट से कितना आंसर कितना है, कितना है 0। आप एक्चुअली देखोगे तो ये क्वेश्चन देखो, पहले ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये 10 है, ये 120, तो एंगल कितना हुआ है 60, ये भी एंगल कितना हुआ 60, तो आप देखोगे 10 cos 60। अब ये जो b है, b का ये x कंपोनेंट, bx कंपोनेंट कितना होगा 10 cos 60 कितना 5, और y कंपोनेंट 5√3। ये सबको समझ में है क्यों ऐसे होता है, 10 sin 60 10 cos 60। एरोस भी ऐसे, क्यों ऐसे एरोस, क्योंकि भाई पैरोग्राम लॉ या टेल हेड ये प्लस ये इक्वल टू ये आपको समझ में है ना, पैरोग्राम लॉ टेल हेड का डिफरेंस समझ में है ना, दोनों में से कुछ भी करो। तो ये bx एंड by हो गया, फिर cx एंड cy क्या होगा, ये चीज क्या हो जाएगा 5
और ये भी 5√3। समझ में आया? अभी कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं हम लोग? वी रेडी? 5 वेक्टर्स ना, बी का बी एक्स भी है, सी का सी एक्स सी वाई, तो ये 2 2 4 हो गया और ये 5। रेडी? 5 वेक्टर्स, ये बी और ये दोनों चला गया क्योंकि उसका ही लिख दिया अपन ने। अब क्या करेंगे देखो, अब ये बी एक्स एंड सी एक्स, ये 10 है और ये 5 + 5 कितना 10, तो 10 - 10 0, 5√3 - 5√3 0, तो टोटल आंसर कितना है 0। ठीक है, तो 0 इसका आंसर है। बराबर? डायरेक्ट कैसे करोगे? इसको डायरेक्ट करना हो तो कैसे करते हैं? हाँ, शिफ्ट करो। चलो ए को शिफ्ट किया, सब लोग सुनो, यहां पे देखो, ए को शिफ्ट किया 10, फिर उसके बाद बी को शिफ्ट किया, कितना एंगल है 60, ये भी कितना 10, और सी को शिफ्ट किया, हाँ? और ये भी 10 है, तो कैसे, मतलब क्या करेंगे यहाँ पे? हाँ, और ये देखो, ये ऐसे करके आएगा, ऐसे। मुझे एक बात बताओ, इक्विलैटरल, इसमें रिजल्टेंट कहां पे दिख रहा है? और ये कौन सा लॉ है? ट्रायंगल लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है? पॉलीगॉन लॉ। एक मिनट, एक बेसिक डिफरेंस का क्वेश्चन आता है वैसे, और ये आया भी था एक्चुअली नीट में, जेईई मेन में पहले, ठीक है? इसे फंसाने के लिए देखो, यहां पे सब लोग सुनो, इन दो डायग्राम्स में क्या फर्क है? इन दो डायग्राम में क्या फर्क है? ये कौन सा लॉ है? ट्रायंगल। क्यों? टेल हेड, पहले का टेल, दूसरे का टेल, मतलब सी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ क्या? ए एन बी। यहां पे टेल हेड, और यहां पे रिजल्ट का टेल हेड कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और यहां पे कोई रिजल्टेंट वेक्टर है ही नहीं, तो इसको कौन क्या लिखेंगे? 0, और 0 को हम वेक्टर लिखते हैं नल वेक्टर। लिख के रखो, 0 को क्या बोलते हैं अपन? नल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स होंगे मतलब क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स कब होंगे? जब वेक्टर्स क्या है? सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल वेक्टर्स। पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर तो समझ में आ गया, कॉन्करेंट भी आपको समझ में आ गया। सिर्फ एक और टर्म होता है, वो भी लिख के रखो आप, वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनको एक बड़ा सा एक वर्ड है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। देखो, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, उसका एक दूसरा नाम है, कौन सा? ऑर्थोगोनल। घटिया सा नाम है, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कभी कभी ऐसे फंसाने के लिए देंगे, द वेक्टर्स ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो आप ऐसा हड़बड़ा जाओगे, भाई कौन सा ऑर्थोगोनल है? तो ए एंड बी बेसिकली ऑर्थोगोनल मतलब क्या? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब इन दो नए नाम समझ में आ गए। 0 मतलब नल वेक्टर, तो कभी भी इसको ऐसा मत बोलो a + b + c = 0। 0 कभी होता नहीं, क्योंकि 0 तो स्केलर है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? नल वेक्टर। नहीं, बट इसमें अपन ऐसा बोलते नहीं ना, तीनों वेक्टर को ऐड करके स्केलर आ गया, ऐसा कभी नहीं बोलते ना, ये तो वेक्टर होना ही चाहिए, तो 0 वेक्टर बोलेंगे अपन। 0 वेक्टर का नाम नल वेक्टर है। अरे समझ में आया क्या ये सब चीज? मुझे होता इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है? अब मुझे एक बात बताओ, जो हम ये पहले फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में अपन ऐसा क्वेश्चन किया था, हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते थे, ठीक है? मैं आपको ये 2 वेक्टर्स बस ऐड करके यहाँ पे दिखा रहा हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर, याद है? और हम बोलते थे कि रिजल्टेंट कहां पे हो सकता है? इधर, इस तरफ, उस तरफ, राइट? ऐसे होता था ना। तो अब मुझे दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, 2 वेक्टर्स को कैसे करते थे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एक तो क्या, a² + b² + 2ab cos थीटा, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या हो गया? शिफ्ट, ऐसा करके वो राइट एंगल बना के, या अभी तीसरा अपन ने मेथड कौन सा देखा? कंपोनेंट से। इन दोनों का भी कंपोनेंट से सॉल्व करो,
क्योंकि फॉर्मूला तो याद ही है ना आपको। अब कंपोनेंट सॉल्व करो, ठीक है। तो ये कंपोनेंट से इसको फटाफट सॉल्व करो। ये 10 है, 8 है, एंगल 120 डिग्री है, और यहाँ पे ये 2 है, 8 है, एंगल 120 डिग्री है। फटाफट रिजल्टेंट मुझे निकालो यहाँ पे क्या होगा यूजिंग कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट से फाइंड आउट करो और तीसरा भी करो, ये भी ए वेक्टर बी वेक्टर, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, एंगल 120 डिग्री। बताओ फटाफट तीनों वेक्टर्स को। तो इसमें अभी तक किसी को, अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम है? मतलब ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ समझ में नहीं आया या बाउंस गया ऐसा कुछ? ठीक है, क्योंकि स्केलर वेक्टर का ये जो पार्ट है अब तक जो पढ़ा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। और ये जो पार्ट है यही अपने को फिजिक्स में यूज होने वाला है सबसे ज्यादा, ठीक है। आगे भी अभी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ करेंगे अपन, वो भी यूज होगा, बट दिमाग मतलब क्या है, ये इसका एप्लीकेशन आएगा बाद में। तो ये तो मैंने मैथ्स बताया, अब वो क्वेश्चन में एप्लीकेशन करके आएगा, ठीक है। तो वर्कशीट एक्चुअली अभी आपको ना, अभी पीडीएफ आपके, सब लोग सुनो, एक वर्कशीट आपके पीडीएफ पहले फोन पे आएगी, ठीक है। परसों आपको उसकी कॉपी, क्योंकि ये मॉड्यूल्स के अलावा है, मॉड्यूल में भी स्केलर वेक्टर चैप्टर है, बट मॉड्यूल का अलग है, ये वर्कशीट अलग से हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। इसमें लेवल 1 लेवल 2 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस है, ठीक है। सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है एबीसीडी, और सब्जेक्टिव मतलब उसको सॉल्व करके दिखाना, न्यूमेरिकल्स टाइप। इसमें 2 लेवल्स है, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 होता है थोड़ा सा इजी, सब्जेक्टिव का दोनों थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट लेवल 2 जो होता है उसमें आपको लगेगा दिमाग। तो दिमाग मतलब जो भी मैंने पढ़ा है आपको समझ में आएगा कि लेवल 2 के क्वेश्चंस मैंने इतना सब कुछ जो पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है। ऐसा हो सकता था कि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लेके फटाफट खत्म करके डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे कर सकते थे, ठीक है। बट ये सब कुछ अपन डेप्थ में पढ़ा, ये किया वो किया, जो सीक्वेंस है वो क्यों है, अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन हर कोई अपना खुद से ट्राई मारेगा। अब क्वेश्चन वर्डिंग के साथ होगा, तो पहले वर्डिंग के साथ पढ़ के उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, उसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये फटाफट बताओ मुझे, इसका ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ए वेक्टर तो बी एक्स एंड बी वाई, तो ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ 8 cos 60 कितना 4, और ये कितना 4√3, तो ये 10 and 4 कितना हुआ 6। तो अब देखो डायग्राम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो गया 6, ये हो गया 4√3, तो कितना हुआ 6 and 4√3, मतलब बचा यहां पे अंडर रूट ऑफ क्या 6 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। ये आपको सबको समझ में मैं क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं, ये अब ये वेक्टर तो चला गया क्योंकि इसका, तो ये वेक्टर का रिजल्ट नहीं होगा। कितना है इसका आंसर? रूट अंडर रूट ऑफ 84, और यही चीज आपको चेक करना है, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 करके भी आप फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो कि भाई सही आता है कि नहीं सही। थर्ड मेथड कौन सा था? शिफ्ट करो, रिजल्ट को ड्रॉ करो। ये सारे के सारे मेथड क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि बाद में जाके जब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जेईई मेन के नीट के, वो जो अच्छे क्वेश्चन मतलब टॉप 10% क्वेश्चंस जो सिर्फ टॉपर्स और जिनमें रैंक आता है उनके लिए दिमाग बना रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नहीं तो बाद में क्या है, अपना स्केलर वेक्टर तो पहले ये 2-3 लेक्चर खींचने की जरूरत नहीं थी, वो आराम से हो जाता। आपको समझ में आएगा कि थॉट प्रोसेस क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उससे थॉट प्रोसेस आपकी बनती जा रही है कंसेप्चुअली, जो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये ए वेक्टर बी वेक्टर, इसमें भी क्या करोगे अगेन, ये कितना पी एक्स एंड बी वाई कितना है 4√3 60 डिग्री ना ऐसे, तो ये चला गया। इसके बाद अब 8 and 2, तो इधर कितना बचा 2, और ये क्या था 4√3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा अंडर रूट ऑफ क्या 2 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, इस तरफ आ गया ना। देखो रिजल्टेंट डायरेक्टली इस तरफ ही आ गया, तो इजी हो गया ना इससे। तो कितना हुआ है रूट 52,
इसमें अगेन ये 10 ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 5√3। अब मुझे बताओ ये चला गया दोनों नीचे तो 5 और 5 एक दूसरे को क्या किया कैंसिल, तो इसमें रिजल्टेंट कौन सा है तो ये दोनों कैंसिल किया तो यही वेक्टर बचा ना कितना 5√3, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 5√। समझ में आया कि नहीं आया भाई सबका हुआ ये, तो ये 5 और 5 कैंसिल कर दिया बचा क्या 5√3 और यही हो गया मेरा कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है